जैसे कि दिखाई दे रहा है नहीं? यस, डेफिनेटली। दिखाई चलिए। तो जैसे दीप ने कहा है कि हमारा जो कोर्स जो है धीरे धीरे उस दिशा की तरफ जा रहा है जिस दिशा से हमने इस कोर्स को शुरुआत किया है, आपके तरफ से भी और हमारे एकेडमी की तरफ से भी। तो उम्मीद कर रहा हूँ कि मैं आप सभी उसी कोर्स के साथ काफ़ी आनंद से और प्रेरणा से कुछ चीज़ों को सीख रहे हैं, क्योंकि आपका सीखना ही इस कोर्स का सबसे बड़ी सफलता है। क्योंकि आप सीखोगे तभी इस कोर्स का आउटपुट भी दिखाई देगा कि सही में हम जो चाहते थे वो आपको हम दे पाए और आप ले पाए। तो उसी क्रम में आज हम जो कल हमारा विषय चल रहा था, वैज्ञानिक बौद्ध धर्म, उसके कुछ बातों को लेके हमने बातें की थी और उसका अरे दीप सिंह, कंट्रोल करो माइक को। ठीक। तो उसी क्रम में जो हमारा कुछ पार्ट छूटा हुआ था उसको भी आज हम देखने वाले हैं। और मुझे लगता है कि बीच में मैंने मोनू को कहा था, मोनू कुमार को, शायद उन्होंने वो सेशन लिया है या नहीं लिया है, अगर माइंडफुलनेस इन एजुकेशन में क्या उसकी भूमिका है माइंडफुलनेस की। अगर लिया है तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, नहीं लिया है तब भी हम उसका कुछ हम आज संदर्भ देखेंगे। और माइंडफुलनेस एजुकेशन या माइंडफुलनेस इन स्कूल एजुकेशन, ये एक नया बुद्धिज़्म का एक नया क्षेत्र है। जैसे कि हमने कल तक देखा था कि बौद्ध धर्म 19वीं सेंचुरी में, 20th सेंचुरी में, 21st सेंचुरी में कैसे अलग अलग वैज्ञानिक क्षेत्रों में वो प्रवेश कर चुका है। बायोलॉजी में हो, फिजिक्स में हो, केमिस्ट्री में हो, न्यूरोसाइंस में हो, साइकोलॉजी में हो। तो अभी कुछ 2012 के बाद और एक स्ट्रीम के अंदर बुद्ध की शिक्षा या बुद्धिस्ट वैल्यू और मेडिटेशन का एंट्री हुआ है, जिसे हम एजुकेशन कहते हैं। एजुकेशन सेक्टर में जो विकास आज तक हम देख पा रहे हैं कि पूरे विश्व में एक एजुकेशन पे काफ़ी कुछ खर्चा होता है, काफ़ी कुछ पूरे देश की जो उम्मीद है या देश का पूरा भविष्य है शिक्षा के आधार पे होता है। किसी भी देश को उन्नत तभी कहा जाता है कि वहाँ की शिक्षा पद्धति कैसी है, शिक्षा का स्तर कैसे है, विद्यार्थियों का ग्रोथ कैसे है, या वहाँ का रिसर्च कैसे है। और इस आधार पे उस नेशन की आइडेंटिटी होती है, फिर वो डेवलप कंट्री हो या डेवलपिंग कंट्री हो या अंडर डेवलपिंग कंट्री हो। तो भारत का जो क्रम जो है काफ़ी नीचे की तरफ आ चुका है शिक्षा के क्षेत्र में। देखिए, अगर हम वेस्टर्न या पाश्चिमात्य देशों की शिक्षा देखते हैं तो वहाँ पे भी जो ग्रोथ एजुकेशन से उनके लाइफस्टाइल में या पूरे उनके इकोनॉमिक में हुआ है, हाँ, तो उसमें फिर से वो कुछ ना कुछ रिसर्च करते रहते हैं, उसमें नई नई बातें खोजते रहते हैं। और क्योंकि उनको भी पता चल जाता है कुछ उनके रिसर्च करते करते कि जो उनकी शिक्षा पद्धति है कहीं तो भी और कम पड़ रही है, या ऐसा कह सकते हैं कि विद्यार्थियों का जो मॉरल या बिहेवियर पैटर्न जो है वो शिक्षा के माध्यम से कहीं ना कहीं बदलने के लिए अनुकूल नहीं है। और तभी जाके नए कोर्सेज स्कूल लेवल पे इंट्रोड्यूस होते हैं, पॉलिसी चेंज होती है, नई नई शिक्षा पद्धति को अपनाते हैं। तो आज अगर हम इंग्लैंड अमेरिका के बेसिक स्कूल की बात करें या वहाँ की जो एजुकेशन की पॉलिसी की बात करें, तो वहाँ पे बुद्ध की शिक्षाओं को पॉलिसी में लाकर प्राथमिक शिक्षा में मेडिटेशन और बुद्धिस्ट इथिक्स को सिखाया जाता है। आजकल हम भारत में उसका उतना प्रभाव नहीं है, लेकिन
जो दिल्ली में गवर्नमेंट आई है, उन्होंने जो शिक्षा क्षेत्र में जो एक बदलाव लाया है, हैप्पीनेस को लेकर या हैप्पीनेस फैक्टर को लेकर, तो उसमें बहुत सारे बुद्धिस्ट वैल्यू को उन्होंने अप्लाई किया है। तो बाकी अभी भी भारत में जो शिक्षा का जो लेवल है वो जो चल रहा है उसी के लेवल पे वो चला रहे हैं, लेकिन सही में विद्यार्थियों का ग्रोथ हो रहा है क्या, या जो टीचर जो पढ़ाते हैं सही में वो स्ट्रेस फ्री पढ़ाते हैं क्या, या फिर वो इंजॉयबल पढ़ाते हैं क्या, या सही में वो अच्छी पढ़ाई करवाते हैं क्या। तो बहुत सारे प्रश्न अभी भी हमारे आसपास में या खुद पे भी हमें पता चलता है कि हमारा विद्यार्थी अगर आगे नहीं जा रहा है तो कुछ न कुछ शिक्षा का कंटेंट है या सिखाने वाले हैं या उसके जो पॉलिसी मेकर है, कहीं ना कहीं उसमें बहुत कुछ ऐसी बातों का उपयोग नहीं करते हैं, ऐसे तत्वों को वो लाने की कोशिश नहीं करते कि जो बौद्ध धर्म की शिक्षा से आए हुए तत्व है, सिद्धांत है। लेकिन पाश्चिमात्य देशों में आजकल बुद्धिज़्म का या प्रैक्टिकल में स्पेशली मेडिटेशन को लेके इतना मतलब इम्प्लीमेंट हो रहा है कि पूरी स्कूलों में सिखाया जाता है, उसका नेटवर्क इतना बढ़ते जा रहा है और वहीं से भी आजकल भारत में वहाँ के लोग सिखाने के लिए आते हैं। मुंबई में कुछ उनके लोग ऐसे ऐसे स्कूलों में जाके माइंडफुलनेस को सिखाते हैं। तो देख सकते हैं कि आज भारत का इतना बुद्ध से नाम हुआ है, आज उसी ही भारतीय शिक्षा के या शिक्षा क्षेत्र में बुद्ध की शिक्षा हमें औरों के पास से लेनी पड़ रही है, सीखनी पड़ रही है। क्यों? क्योंकि हम भारतीय होने के नाते और हम जो ध्यान करने के साथ साथ एजुकेशन में ध्यान या एजुकेशन में माइंडफुलनेस कैसे लेके जाया जाए, इसके तरफ कहीं ना कहीं हमारा नहीं के बराबर ध्यान है। इसलिए हमारा जो माइंडफुलनेस जो है वो हमारे माध्यम से हमारे स्कूलों में या पॉलिसीज़ में या हमारे खुद के एजुकेशन सेक्टर में हम नहीं ला पा रहे हैं। लेकिन अगर आप या हम नहीं लाएंगे तो बाकी लोग तो लाने के लिए पूरी तरह से तैयार है, और वो आना ही आना है। जैसा कि योगा आके चला गया है, अभी योगा चलने वाला नहीं है, आएगा तो माइंडफुलनेस आएगा, क्योंकि माइंडफुलनेस ने योगा से भी ज़्यादा उसका इम्पैक्ट जो है बॉडी और माइंड पे रिसर्च करने से पता चला है। हर एक सेक्टर में जो मैन पावर है जहाँ पे भी वर्क कर रहा है, वहाँ पे माइंडफुलनेस का जो इम्पैक्ट जो है वो रिसर्च स्टडी के साथ में प्रूव हुआ है, और निरंतर उसकी जो डिमांड है बढ़ते जाने वाली है। अगर हम एजुकेशन सेक्टर को ही अगर हम अपने ध्यान में रखते हैं तो उसमें बहुत सारी वेराइटीज़ हैं। वेराइटीज़ के अंदर बहुत सारे उसके अंदर स्कोप्स है, जैसे कि टीचर को सिखाना, बच्चों को सिखाना, यूथ को सिखाना, एडल्ट को सिखाना, या अलग अलग प्रकार के जो स्टूडेंट का जो कैटेगरीज है, स्कूल टीचर, स्कूल लेवल पे, कॉलेज लेवल पे, यूनिवर्सिटी लेवल पे। तो मुझे लगता है कि इसमें ही हमारे कितने सारे कोर्स बन सकते हैं। क्योंकि मैं ये इसलिए बता रहा हूँ और आपको इसलिए जानना है, सिर्फ जानकारी के लिए नहीं, बल्कि आपका जो कोर्स बनाने का एक पर्पज़ आपको फाइंड करना है आपके इस पूरे नॉलेज के साथ में। क्योंकि अभी मैं आपको जो कोर्स का एक कंटेंट देने वाला हूँ, टॉपिक देने वाला हूँ, और उस टॉपिक पे आपको सोचना है कि आप किस टॉपिक के साथ में कोर्स बनाना चाहते हैं। तो इसलिए अभी तक मैंने या इस कोर्स के माध्यम से वो सब जानकारी और नॉलेज देने का मैं प्रयास कर रहा हूँ, ताकि आपको एक वैरायटी फ्लेवर मिले, आपका खुद का उसमें इंटरेस्ट भी हो, आपको ऐसा भी लगे कि हाँ मैं इसमें कुछ कर सकता हूँ, क्योंकि ये जगह है जहाँ पे मैं लोगों को मेडिटेशन, माइंडफुलनेस सिखा सकता हूँ। और इसलिए मैंने हर एक मुद्दे को या हर एक पहलू को मैंने छूने का प्रयास किया है, ताकि आपके पास या हम सभी के पास एक संपूर्ण एक दायरा रहे, और उसमें से जो भी हमें उचित लगता है अपनी क्षमता और हमारी परिस्थिति के अनुसार, जहाँ पे आप रहते हैं, अगर आपके आसपास में स्कूल है तो आप एक स्कूल को भी टारगेट कर सकते हैं। ज़रूर नहीं कि पूरे आपको आपके सिटी को टारगेट करना है। हो सकता है कि वो प्राइमरी स्कूल हो सकता है कि वो
उससे भी बड़ी स्कूल हो, किसी भी प्रकार की स्कूल हो सकती है। अगर आप सोचना चालू करोगे, कुछ करना कोशिश करोगे, तो निश्चित ही उनके साथ में हमारा कुछ न कुछ कोर्स का इंटरेक्शन हो सकता है, क्योंकि आपका नॉलेज या एकेडमी से जो भी आपको सपोर्ट मिलेगा, हाँ, उसका पूरा जो फोर्स जो है आपको ऐसा करने के लिए ज़रूर मदद करेगा, मोटिवेट करेगा, और उसका कहने की आपको भी बेनिफिट मिलेगा, आपके मानसिक संतुष्टि के आधार पे कि मैं कुछ औरों के लिए कर रहा हूँ, और साथ साथ में आपका भी नॉलेज जो है आपके आध्यात्मिक जीवन को या आपके भीतर जो कमी है, हाँ, उसको पूरा करने के लिए मदद करेगा। तो ऐसा ही ये सेक्टर है कि माइंडफुलनेस इन स्कूल के अंदर अभी तक वो कॉर्पोरेट सेक्टर में था, अभी तक वो रिलीजियस था, या फिर वैज्ञानिकों के रिसर्च लेबॉर्ट्री में था। अभी वो पूरी तरह से सामान्य जो इंसान जो है एजुकेशन सेक्टर में आ चुका है। तो उसमें वो आने से क्या हुआ और क्या वो बताता है, हाँ? मतलब शिक्षकों को और विद्यार्थियों को दोनों को भी वो एक ऐसा जीवन देना चाहता है माइंडफुलनेस, कि जो शिक्षा के दोनों जो एलिमेंट जो है, शिक्षक और विद्यार्थी, और दोनों का भी जो रिलेशनशिप जो है, उस रिलेशनशिप में बहुत बड़ा चेंज इसमें रिसर्च करके लोगों ने देखा है कि जब हम माइंडफुल नहीं होते हैं तब बच्चों को सिखाते हैं, और जब माइंडफुल होके बच्चों को सिखाते हैं तो दोनों के भी लर्निंग प्रोसेस के अंदर ज़मीन आसमान का फ़र्क दिखाई दिया। क्योंकि पहले लर्निंग के अंदर बहुत सारा प्रेशर रहता है, स्ट्रेस रहता है, जब वहाँ पे माइंडफुल नहीं होता है सीखने और सिखाने वाला। लेकिन जब दोनों भी माइंडफुलनेस के कुछ कंटेंट के साथ, कुछ प्रैक्टिस के साथ जब हम पढ़ते हैं, पढ़ाते हैं, तो वहाँ पे जो एक सिखाने का जो इंजॉयमेंट है, या बच्चों के तरफ से जो उसकी जो अंडरस्टैंडिंग है सब्जेक्ट को लेके, इसमें बहुत सारे रिसर्च हुए, और उसके माध्यम से ही पूरे स्कूल के अंदर टीचर को भी ट्रेन किया जाता है, और स्टूडेंट को भी, और वो टीचर कम से कम 2 मिनट 3 मिनट के लिए मेडिटेशन करा के ही उनका अभ्यास आगे का शुरुआत किया जाता है। तो ये साइकोलॉजिकली भी ये बहुत ही स्टडी के उसके कंसंट्रेशन के लिए या उसके मेमोरी पावर के लिए बहुत महत्वपूर्ण एक्सरसाइज है। और उस प्रकार से आजकल पूरे एजुकेशन सेक्टर में जो स्ट्रेस आ चुका है, अभी तक स्ट्रेस सिर्फ जो जॉब करते हैं या फैमिली मेम्बर तक ही सीमित था, लेकिन पिछले कुछ सालों से अगर हम देखते हैं तो स्ट्रेस बच्चों के साथ जुड़ चुका है, एंग्जाइटी जुड़ चुकी है, हाँ, डिप्रेशन जुड़ चुका है। और हम देखते हैं कि बच्चे स्ट्रेस में आके या गुस्से में आके, ऐसे बहुत सारे वेस्टर्न में भी ऐसे बहुत सारे केसेस हुए हैं कि किसी ने बंदूक निकाल के टीचर को मार दिया, स्टूडेंट को मार दिया, या इवन इंडिया के भी ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट या एजुकेशन सेक्टर में हमें स्टूडेंट के ऐसे बिहेवियर एक ऐसी जो फेल्ड एजुकेशन सिस्टम को दिखाती है कि किस प्रकार से इतनी एजुकेशन सिस्टम ये फेल हो रही है, क्योंकि बच्चों को एक प्रॉपर ह्यूमन बीइंग बनाने के लिए कहने की असफल हो रही है। और इसलिए बुद्धिस्ट वैल्यूज़ का जो इम्पोर्टेंट जो है, हाँ, अभी दिन पर दिन स्कूल सेक्टर में, एजुकेशन सेक्टर में बढ़ते जा रहा है। तो उसका लाभ हमें स्वयं को भी मिलने वाला है अगर हम इसको समझते हैं, और साथ साथ में हमारे साथ में जुड़ी हुई हमारी जो आने वाली जो नई जनरेशन है या जो विद्यार्थी का पूरा लाइफ है, वहाँ तक हम इस एजुकेशन को लेके जा सकते हैं। जैसे कि हमें पहले भी बताया गया है कि माइंडफुलनेस एजुकेशन सबसे पहले वेस्टर्न में लेके जाने वाले जो व्यक्ति का नाम जॉन कैबेट जीन करके, जिन्होंने माइंडफुलनेस सबसे पहले साइकोलॉजी सेक्टर में इलनेस, मेंटल इलनेस के लिए उसको इस्तेमाल किया गया, और उसके बाद में उनके ही प्रोग्राम से पूरा वेस्टर्न कंट्री जो है माइंडफुलनेस एजुकेशन के साथ में इंट्रोड्यूस हुआ, और धीरे धीरे एजुकेशन सेक्टर में भी उसका अप्लाई होने लगा, क्योंकि जो स्टूडेंट में जो कंसंट्रेशन पावर है या मिसकम्युनिकेशन है, बैलेंस है,
या डिस्ट्रैक्शन है, इन सभी बातों को वो देख रहे थे। और अ, इस माइंडफुलनेस का जब उन्होंने अप्लाई किया, हाँ, तो इस माइंडफुलनेस से विद्यार्थी को काफ़ी लाभ होने लगा। विद्यार्थी के साथ में टीचर को भी लाभ होने लगा, और उनका जो ग्रोथ है पढ़ाई का हो या उनके बिहेवियर का, हाँ, क्योंकि लाइफ मतलब स्टूडेंट का लाइफ मतलब इतना ही नहीं कि उसको सिर्फ ग्रेड ले लेना है, किसी अच्छे नंबर से पास हो जाना विद्यार्थी का लक्ष्य नहीं होता है। अगर हम सही मायने में एजुकेशन के अंदर स्टूडेंट का डेवलपमेंट देखते हैं, तो उसका पूरा फुल डेवलपमेंट जो है, उसका कंसंट्रेशन तो इम्पोर्टेंट है पढ़ाई के लिए, लेकिन उसका सोचने का ढंग क्या है, एज ए वेलबींग करके कैसा उसका मेंटल हेल्थ, वो अपने आप को बचपन से ही उसके बारे में वो अवेयर होना चाहिए कि उसकी मेंटल हेल्थ क्या है, वेलबींग की एक्सपीरियंस उसके लाइफ में क्या है, उसके सोशल इमोशनल जो लर्निंग जो है बच्चों को कहाँ से हम दे सकते हैं। हाँ? तो माइंडफुलनेस से वो सिखाए जाते हैं कि किस प्रकार से सोशल और इमोशनली हमने अपने माइंड को ट्रांसफॉर्म करना है, बिहेवियर को चेंज किया जाता है। तो ऐसा हम देख सकते हैं कि टोटल पर्सनालिटी डेवलपमेंट जो है, स्टूडेंट के बिहेवियर, इमोशनल और सोशल और वेलबींग और मेंटल, और उसके एजुकेशन रिलेटेड उसका कंसंट्रेशन और उसका कॉग्निशन, तो ऑल एस्पेक्ट्स में माइंडफुलनेस कैसे हेल्प कर सकता है, या हेल्प लोग उसकी ले रहे हैं, उसका बेनिफिट ले रहे हैं, तभी जाके पूरे स्कूल लेवल पे माइंडफुलनेस आजकल अप्लाई हो रहा है। तो हम भी इस बेनिफिट को ध्यान में रखते हुए जो हम मेडिटेशन को सीख रहे हैं, तो हम भी ऐसे कोर्स को डिज़ाइन कर सकते हैं ताकि हम बच्चों के पास या स्कूल लेवल पे हम अपनी जो मेथड है उसको हम उनसे लाभान्वित कर सकें। तो इन बातों से मुझे लगता है कि एजुकेशन के अंदर माइंडफुलनेस कितना इम्पोर्टेंट है, और माइंडफुलनेस को और अच्छी तरह से अगर हमें समझना है या उसके और गहराई में जाना है, तो कल हमारा जो छूटा हुआ मुद्दा है उसके तरफ फिर से हमें वापस आना पड़ेगा, क्योंकि शिक्षा का क्षेत्र जो है हमेशा उस बात को तभी स्वीकार करता है जब आपके पास में कुछ फैक्ट डेटा हो, एक रिसर्च हो, या रिसर्च से खोजी हुई कुछ बातें हो। आप ऐसे डायरेक्ट किसी स्कूल या विद्यार्थी को बोलेंगे कि नहीं ये ध्यान अच्छा है, करना चाहिए, हमारा ध्यान है, बुद्ध ने बताया है, तो कोई टीचर, कोई प्रिंसिपल या कोई स्टूडेंट आपको नहीं सुनेगा, क्योंकि आपके पास में वो बताने का जो रिसर्च मेथोडोलॉजी है या रिसर्च थिंकिंग है या रिसर्च कम्युनिकेशन जो है, अगर आपके पास में नहीं है और उसके ऊपर थोड़ा अगर हम काम नहीं कर रहे तो हमारे पास में उसका कुछ भी दृष्टिकोण नहीं हो सकता है। अगर थोड़ा उसके साथ में अगर हम काम करते हैं, मिलके हैं, जिसके पास थोड़ी ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग है तो खुद ज़्यादा करके औरों को हेल्प कर सकता है, और ऐसी हेल्प आपको दी जाएगी आपके जो भी ग्रुप्स है उसके अंदर। तो आप अपने आप से बिल्कुल चिंता ना करें कि ये मेरे लिए पूरी तरह से नया है, मैं नहीं कर पाऊँगा, ऐसा बिल्कुल मत सोचिए। इतना ज़रूर सोचिए कि कठिन हो सकता है, लेकिन धीरे धीरे मैं समझ जाऊँगा, और कुछ न कुछ इसके आधार पे मैं मेरी जो सोचने का ढंग जो है, ज़रूर नहीं है कि आपने किसी विषय में रिसर्च ही करना है, लेकिन रिसर्च के बारे में सोचते सोचते आपका विचार करने का ढंग बदल सकता है कि मैंने ऐसे सोचने के साथ में मैंने ऐसा भी सोचना चाहिए। सोच में बदलाव होना ही अनुसंधान है। खोज क्या है कि जो आप पारंपरिक रूप से सोचते हैं और वहां पे रुकते हैं, रुक के फिर से ढूंढते हैं कि और क्या है, और आपको कुछ नया दिखता है। अगर हम बुद्ध के जीवन में देखते हैं तो बुद्ध सबसे पहले वैज्ञानिक है। उन्होंने वही देखा कि लोग जो सोचते हैं वही सोचने लगे।
उस समय जो था उस उन्होंने वही किया। गृह त्याग लोग करते थे, उन्होंने गृह त्याग किया। किसी के पास में शिक्षा लेने के लिए लोग जाते थे, उन्होंने शिक्षा के लिए गए। उस समय के लोग कठोर तप करते तो कठोर तप कर लिए उन्होंने। तो जो भी उपलब्ध था वो सभी उन्होंने किया। लेकिन जैसे वो मृत्यु के समीप आ गए तो रुक गए, ढूंढा कि क्या ये सच है, और तब उनको मार्ग दिखा कि ये तो सच नहीं, मार्ग और कुछ भी हो सकता है। और तब जाके उनको मध्यम मार्ग का अनुभव हुआ और उस मध्यम मार्ग से उन्होंने बुद्धत्व प्राप्त किया। तो अनुसंधान ये बड़ी हमारे जीवन की बहुत, जैसे कि कल ही मैंने बताया कि मानव जीवन की ये प्रवृत्ति रही है। तभी भी जब मनुष्य बहुत आदि मानव के रूप में था, जंगलों में रहता था, शिकार करता था, तब भी मनुष्य के पास में अनुसंधान या खोज की प्रवृत्ति थी। उसी खोज की प्रवृत्ति से आज हम आधुनिक इंसान बने और आज हम वैज्ञानिक और टेक्नोलॉजी युग में हम देख पा रहे हैं। लेकिन खोज को या विज्ञान अनुसंधान को अभी हम एक एकेडमिक ढांचे में जब देखते हैं तो वो एक ढांचा विशिष्ट शिक्षा के बाद में ही लोगों के पास में आता है, या वही विद्यार्थी वो ढांचे के हिसाब से सोचते हैं या उसके ऊपर कार्य करते हैं। लेकिन अभी हमें वो ढांचे को फिर से वापस लाना है, हमारे सामान्य जगह पे लाना है और वहाँ पे आके देखना है कि मेरे लिए क्या उपयोग हो सकता है। जैसे कि बुद्ध की शिक्षा को विज्ञान ने ले लिया और विज्ञान के हिसाब से बुद्ध के बारे में बात करते हैं। तो अभी विज्ञान ने जो कुछ चीज़ें खोजी है या कुछ बातें वो बता रहे हैं नए शब्दों में या कुछ उसी नई प्रक्रिया से, तो क्यों ना वो हम देख के हम हमारे लिए इस्तेमाल करें। तो ये इस्तेमाल करने का ही तरीका है, इसलिए हमें ज़्यादा इसमें चिंता नहीं करनी है। तो इसमें कुछ मुद्दे मैंने इसमें डाले हुए हैं कि कोई भी अनुसंधान जब हम करते हैं तो इसमें 10 बातें का ध्यान रखना है। 10 बातों से हमारा अनुसंधान जो है वो पूर्ण होता है। पहली जो बात जो है, अगर इस कोर्स को डिज़ाइन करने के लिए भी अगर हम सोचते हैं कि मुझे कोई कोर्स का डिज़ाइन करना है, जैसे कि उदाहरण के तौर पे पहला जो मुद्दा है इस पे से हम शुरू करते हैं, वो है अध्ययन समस्या का चयन एवं मुख्य पक्षों का निर्धारण। मतलब क्या कि हमारी जो समस्या है उसकी पसंदगी करना, उसको चयन करना, समस्या की चयन करना, समस्या को समझना। अगर बुद्ध की शिक्षा में अगर उसको देखते हैं कि दुखों को समझना, अभी दुखों को समझने के बाद में हमारे पास में 10 प्रकार के दुख हैं। क्या आप एक साथ में 10 प्रकार के दुख को काम कर सकते हैं? तो आपको चयन करना पड़ेगा कि मेरी फर्स्ट प्रायोरिटी में क्या है, जो मेरी क्षमता है और जहां पे मैं कर सकता हूं। तो एक प्रकार का चयन हो गया, ठीक है। जैसे कि अभी हमारे पास में बहुत सारे विषय हैं जो मैं आपको देने वाला हूं कि कोई स्ट्रेस को लेके काम करेगा, कोई विद्यार्थी को लेके, कोई शिक्षा, तो बहुत सारे हमारे पास में सब्जेक्ट है। आप भी अपने आप से सब्जेक्ट को पसंद कर सकते कि नहीं, मुझे लगता है कि मैं इस पे मेरी कोर्स को डिज़ाइन करूं। तो जैसे आपने सोचा कि मुझे इस पे डिज़ाइन करना है, तो आप अपने आप से प्रश्न करें कि क्यों, क्या समस्या है। तो आपको लगेगा कि नहीं, मेरे आसपास के जो बच्चे हैं वो पढ़ाई नहीं करते हैं, स्ट्रेस में रहते हैं, मैं बच्चों के साथ में काम करूं, 10 बच्चों को मैं ढूंढूं, 10 बच्चों के साथ में मैं काम कर सकता हूं। या आप महिला है तो महिला के साथ में ही, महिलाओं के लिए मैं काम करूं। उसमें अंदर भी आप आपका एज डिसाइड कर सकते हैं कि मैं इस यूथ महिला या शादीशुदा महिला के साथ में मैं काम करूं, 10 महिलाओं को मैं पहले पसंद करूं, मुझे लगता है कि इनकी समस्या महत्वपूर्ण है। तो इस प्रकार से आपके पास में चयन के लिए बहुत सारे एस्पेक्ट्स हैं। पहली जो शुरुआत होती है समस्या को
पसंद करने से होती है, समस्या का चयन ही आपके अनुसंधान की प्रक्रिया है। कितना बड़ा भी संशोधन होता हो तब भी ऐसा ही होता है। हमारा छोटा कोर्स भी अगर डिज़ाइन करना है तो वो भी ऐसे ही होता है। इसलिए उसको सिस्टेमैटिक प्रोसेस कहते हैं, जिसे हम साइंस कहते हैं। और ये साइंस बुद्ध ने हमें पहले ही बता दिया। 4 आर्य सत्य एक साइंटिफिक फार्मूला है। पूरा रिसर्च 4 आर्य सत्य के आधार पे होता है। उसका कंक्लूजन क्या है? समस्या को उसके कारण के साथ में समझना और उस समस्या का निदान है उसके उपाय के साथ में बताना। यही साइंस है। तो इसलिए हमारे पास में पहले से ही उसका फार्मूला बुद्ध ने बता दिया है। अभी थोड़ा हमें आज के आधुनिक परिप्रेक्ष्य में उसके अलग अलग जो पहलू है उसको सिर्फ समझ के उसका अप्लाई करने की ज़रूरत है। इसलिए हमें ज़्यादा कठिन बिल्कुल नहीं होगा अगर आप उस प्रकार से उसको समझ के लेओगे तो। दूसरा जो है उसका जो मुद्दा है कि उपकल्पना का निर्माण करना। उपकल्पना मतलब क्या? कि एक टेंटेटिव समाधान, जैसे कि उदाहरण के तौर पे आपने महिलाओं का विषय लिया कि इन महिलाओं के साथ में मुझे कोर्स डिज़ाइन करना है, तो आपका टेंटेटिव समाधान क्या होगा कि इन महिलाओं को मुझे तनाव मुक्त अवस्था में ले जाना है या तनाव मुक्त अवस्था का मुझे उसको अनुभव कराना है, या वो तनाव मुक्त कैसी रह सकती है, हाँ, इसकी मुझे शिक्षा देनी है। ये मेरा समाधान है, एक प्रकार का मेरा एक उद्देश्य कह सकते हैं। अगर आपका उद्देश्य रहेगा समस्या के साथ में तो आप धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं। तो अनुसंधान इसी क्रम में जाता है कि आपकी समस्या होती है, आपकी एक कल्पना होती है कि मैं इससे क्या लाना चाहता हूँ या क्या उसको प्रस्तापित करना चाहता हूँ, हाँ? और फिर बाद में चालू होता है आपका तीसरा जो मुद्दा है, जो आपने समस्या देखी और आपने एक विजन बनाया, ठीक है। तो तीसरा मुद्दा आता है कि उसके बारे में आपको साहित्य पढ़ना पड़ेगा। आपने उसके ऊपर कुछ ग्रंथ पढ़ना चाहिए, कम से कम 1 या 2। जैसे कि महिलाओं के ऊपर अगर आपको काम करना है तो महिला किसे कहते हैं ये पहले पता चलना चाहिए। भी महिला तो हमें पता है कि स्त्री को महिला कहते हैं, लेकिन उस अर्थ से नहीं। महिला की सही में परिभाषा क्या की जाती है, महिला किसे कहते हैं, कमजोर महिला किसे कहते हैं, फिर महिला किस प्रकार से होती है, गरीब महिला कैसी होती है, या शिक्षित महिला कैसी होती है, या शिक्षित महिला, मतलब बहुत सारे तरीके से महिला का जो एक स्वरूप जो है हमारे समाज में, हमारे परिवार में, एक माता होने का, एक बहन होने का, एक पत्नी होने का, तो उसके जो अलग अलग स्वरूप जो है महिलाओं के, उसको आपको कहीं ना कहीं एक प्रॉपर किताबों में जो उसके बारे में जानकारी हमें देने वाली किताबें हैं, ऐसे किताबों को हमने देखना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा, जानना पड़ेगा, ताकि हमारी जो सोच जो है, जब आप महिला के पास में जाओगे, किसी 5-10 महिलाओं को आप मिलना चाहोगे और आपको यही पता नहीं होगा कि उसके बारे में आपको क्या बताना है, आप बोलेंगे कि नहीं ये तुम्हारे लिए ध्यान है, हम ध्यान करते, अच्छा है, तो कोई महिला ध्यान नहीं करेगी। तो पहले आपको महिलाओं का जो अस्तित्व है उसको जान के वो बातें करनी पड़ेगी कि हम क्या है, हमें ध्यान की क्यों जरूरत है, हमारा दुख क्या है, हमें किस तरीके से हम रह रहे, किसको महिला कहते हैं, और हमारा विकास होना क्यों जरूरी है, जैसे हम वुमेन एम्पावरमेंट कहते हैं, है ना। बाबा साहब ने महिलाओं के लिए क्या किया है, बुद्ध ने महिलाओं के लिए क्या किया है। या आधुनिक जो महिलाओं का कुछ आपके पास में संदर्भ मिलता है, वो भारतीय हो या भारत की बाहर की महिलाएं हो, हाँ, तो उन्होंने महिलाओं के लिए क्या किया है, तो उसकी कहीं ना कहीं आपको 2-3 स्रोतों से जानकारी आपको इकट्ठा करनी पड़ेगी,
तब आपका विषय और परिपक्व होगा। और ये नहीं करने से सिर्फ आप कहोगे कि नहीं मुझे ऐसे ही काम करना है, तो एक तो आपके पास में भी इतना कॉन्फिडेंस नहीं रहेगा, और सामने वाली 10 प्रकार की महिला 10 प्रकार का जवाब पूछेगी और आपको ही कन्फ्यूजन में डाल देगी, तो आप उनसे पूरी तरह से बात भी कर नहीं पाओगे। लेकिन अगर आपके पास में जानकारी है कि महिला कितनी इम्पोर्टेंट है और हमारे विकास को लेके हमने कैसे सजग होना चाहिए और उसके लिए जो मेडिटेशन किस प्रकार से हमारे लिए उपयोगी हो सकता है, तो आपकी बात महिलाएं ज़रूर सुनेगी, आपकी बातों से प्रभावित होगी और ध्यान को वो अपने जीवन का हिस्सा बनाएगी, क्योंकि आप उस प्रकार से आगे बढ़ते जा रहे हैं कि आपको कुछ न कुछ साहित्य के माध्यम से या किसी ने आधुनिक किसी ने रिसर्च किया हो उसके ऊपर, भारतीय महिला के ऊपर, या अलग अलग प्रकार की इस पे जो वुमेन एजुकेशन है उसमें बहुत सारे रिसर्च भी होते हैं, जो उसमें अभ्यास करते हैं, उसमें बहुत सारे लेख लिखते हैं कि भारतीय महिला कैसी है, रूरल महिला कैसी है, या क्या किसमें क्या कमी होती है, कितना उसका डेवलपमेंट हो रहा है। ऐसी बहुत सारी जानकारियाँ किताबों के अलावा भी जो आर्टिकल्स है, लेख है, अगर आप कभी न्यूज़पेपर पढ़ते हैं तो न्यूज़पेपर के अंदर भी अच्छे अच्छे लेख आते हैं, मासिक के अंदर भी लेख आते हैं, मैगज़ीन के अंदर भी लेख आते हैं। बाबा साहब ने बहुत सारे महिलाओं के बारे में लिखा हुआ है। तो ऐसी चीज़ नहीं है कि आपके ध्यान में नहीं है, कि आप उसको नहीं पढ़ सकते, नहीं जान सकते, ऐसा बिल्कुल नहीं है। लेकिन हम इसलिए नहीं जानते, इसलिए नहीं पढ़ते कि हमें लगता है कि इसकी क्या ज़रूरत है। लेकिन अगर आप आपके विषय को अगर तय करते हैं, समस्या को जानते हैं कि मुझे समस्या पे काम करना है, तो आपकी जो तीसरी स्टेप आगे बढ़ते हैं कि आप साहित्य को भी पढ़ते हैं और जानना चाहते हैं। चौथे, इसमें अगर आपने 5 या 6 किताबों को पढ़ा तो उसमें से जो तथ्य है उसको आप कलेक्ट करते हैं कि बाबा साहब के समय महिला की स्थिति कैसी थी, आज किसी महिलाओं के बारे में हमें जानकारी मिल रही है, कितनी महिलाएं आज पढ़ रही है, कितनी महिलाएं अनपढ़ है, हाँ, कितनी महिला सुशिक्षित है या अशिक्षित है। तो आज की जानकारी और उस समय की जानकारी, हम दोनों जानकारी को जब आप कलेक्ट करते हैं, या फिर हम हमारा काम सिर्फ रूरल एरिया में हो रहा है या अर्बन में हो रहा है, या ग्रामीण में हम ग्रामीण महिला के साथ काम कर रहे हैं या शहरी महिला के साथ काम कर रहे हैं, तो शहरी महिलाओं की जो समस्या है उसका डेटा हमें कलेक्ट करना पड़ेगा, ताकि हमें पता चले कि आज जहाँ पे महिला रह रही है उनकी समस्याएं क्या है। तो उन सभी डाटा को हम जब इकट्ठा करते हैं और उस तथ्य को जब संकलन करते हैं, और संकलन करने की विधि को भी हम तय करते हैं कि मैंने किस प्रकार से डेटा को कलेक्ट करना है। जैसे कि आपके एरिया में अगर आप महिला के लिए कोर्स करना चाहते हैं, तो आप एक फॉर्म बना सकते हैं। फॉर्म बनाने से आपके पास में पर्याप्त डेटा आएगा कि कितनी महिला जॉब कर रही है, कितनी महिला हाउसवाइफ है, कितनी महिला को कितने बच्चे हैं, ताकि उससे आपको एक रेशो पता चलेगा उनकी मानसिक अवस्था कैसी है, उनको शारीरिक कुछ प्रॉब्लम है क्या, या पारिवारिक उनकी आर्थिक कंडीशन कैसी है, उनका समय कौन सा अनुकूल है। तो जो आपके विषय के अनुसार जो आपको लग रहा है कि ये चीज़ें मैंने उस पत्र में डालनी चाहिए या उस फॉर्म में डालनी चाहिए, ताकि आपको एक डेटा उनसे प्राप्त हो सके और आपको भी पता चले कि इस 25 महिलाओं का मैंने फॉर्म भरा है तो 25 महिलाओं में से ऐसी 10 महिलाएं कि जो घर में रहती है, या 10 महिला जॉब करती है। तो जॉब जो कर रही है उनको आप अलग टाइम से अलग प्रकार से मेडिटेशन सिखा सकते हैं, और जो घर की महिलाएं हैं उनको आप अलग प्रकार से अलग टाइम से मेडिटेशन सिखा सकते हैं। तो ये आपको दोनों चीज़ें पता चलती है जब हम उसको रिसर्च के माध्यम से या उस प्रक्रिया से हम आगे जाते हैं।
और फिर आगे धीरे धीरे हमारा उसी ही अनुक्रम के अंदर हम जो हमारी जो संशोधन है, खोज जो है, उसको हम परिभाषित करते हैं। परिभाषित करने का मतलब है कि एक प्रॉपर तरीके से उसका हम एक ढांचा बनाते हैं कि मैं इस कोर्स का ये नाम देके मैं कोर्स करूँगा, या मैं आर्टिकल का ये मेरा तय हो गया है, ये मेरे उद्देश्य है, इस उद्देश्य को लेके मैं ये आर्टिकल लिखूँगा, इस उद्देश्य को लेके मैं ये कोर्स बनाऊँगा। हाँ, मेरी जो करने का मेरा जो एक आयोजन है, उसको पूरी सिस्टमेटिकली हम राइट डाउन करते, परिभाषित करते हैं। हाँ, क्योंकि अभी हमारे पास में समस्या भी स्पष्ट है, उद्देश्य भी स्पष्ट हो गया है, हमारे पास में 2-4 किताबों का भी इंफॉर्मेशन हमने देखा है, हमारे पास में है। और हमें अगर किसी का प्रैक्टिकल डेटा अगर हमें कलेक्ट करना है, जो जिसके साथ में हमें काम करना है, वो भी हमने काम किया है या करने वाले हैं। तो उसके साथ में हमारे एक संशोधन का एक प्रारूप जो है परिभाषित करने के लिए एक उतना सभी सामग्री है कि हम अनुसंधान को या हमारे कोर्स के डिज़ाइन को भी हम आगे लेके जा सकते हैं। तो इसी के साथ यहाँ तक हमारा कोर्स के साथ इसका कनेक्शन है। और अगर हम आर्टिकल के तौर पे जब हम देखते हैं कि कोई लेख लिखना है, तो यहाँ तक तो दोनों के लिए एक जैसी ही प्रोसेस है। अगर आप कोर्स डिज़ाइन में, मेरा ज़्यादा फोकस आपका कोर्स डिज़ाइन पर है, लेकिन कोर्स डिज़ाइन के लिए हमें एक लेख भी लिखने का अगर हम सीखते हैं, या लेख को कैसे लिखा जाए, इसका भी थोड़ा अगर हम नॉलेज रखते हैं, तो आने वाले दिनों में हमारा कोर्स बनाने का हमारा जो तरीका है बदलते जाएगा। हमें नया नयापन हमारे भीतर में आते जाएगा कि मैंने ऐसा नहीं, ऐसा भी करना चाहिए, क्योंकि आपका कॉन्फिडेंस धीरे धीरे बढ़ने से आपकी जो सोचने की और करने का ढंग है पूरी तरह से बदल सकता है। और इसलिए हमें लेखन की तरफ आना बहुत ज़रूरी है। आपके मन के अंदर ही अच्छे विचार रह के मन से ही आप मुंह से बोल देने से वो पूरी तरह से लोगों तक नहीं पहुंचते हैं। हाँ, क्योंकि आज का जो युग जो है एकेडमिक युग है। लोगों को फैक्चुअल डेटा चाहिए, रिजल्ट चाहिए, प्रूफ चाहिए, है ना, एविडेंस चाहिए, है ना। ऐसे लोग अभी संख्या में बढ़ते जा रहे हैं। तो उनकी जो बेसिक ज़रूरत है, और उस ज़रूरत का ध्यान रख के अगर हम अपने विचारों को या अपने अनुभव को, जो हमारे पास ध्यान के अनुभव है, उसको अगर हम जगह देते हैं या एक प्लेटफॉर्म बनाते हैं, तो निश्चित ही है फिर वो लेख के माध्यम, जैसे कि आप लोगों ने जितने भी असाइनमेंट्स लिखे हैं, तो वो भी एक प्रकार से लेख में परिवर्तित किए जा सकते हैं। क्योंकि आपका असाइनमेंट की शुरुआत लेख लिखने की शुरुआत है, लेकिन वो असाइनमेंट वो ऐसे ही लिखा जाता है ताकि मतलब हमारी एक जो किताबों में या बिखरा हुआ नॉलेज है उसको हम इकट्ठा करते हैं, लेकिन लेख में थोड़ा और सिस्टमैटिक लिखा जाता है। उसमें जो स्पष्टता और गहरी होती है, इतना ही फ़र्क है। मतलब आपने तो पहला काम तो कर दिया है, भले किसी ने ज़्यादा लिखा होगा, किसी ने कम लिखा होगा, किसी ने थोड़ा आगे पीछे लिखा होगा, लेकिन आपने असाइनमेंट लिखकर अपने हाथों से भी लिखा है, किसी ने टाइप करके भेजा हुआ है, किसी ने अपने तरीके से भेजा हुआ है। तो आपने प्रयास किया है, इसका मतलब ये करना आपके लिए ज़्यादा कठिन नहीं है। सिर्फ आपको उस गाइडेंस के साथ में आपको आगे जाना पड़ेगा, जो गाइडेंस हम आपको बार बार देते रहेंगे। तो इस प्रकार से अनुसंधान की प्रक्रिया का जो पूरा लेखा जोखा है, या फिर एक पूरा प्रारूप जो है, अंतिम तक जब तक उसको एक प्रारूप के रूप में विकसित नहीं करते हैं, उसको बाहर नहीं लाते हैं, जो आपकी समस्या के साथ में उसकी जो प्रक्रिया को प्रस्तापित करते हुए जब तक उसको हम एक निष्क्रिय में एक निष्कर्ष दे के बाहर नहीं आते, तब तक उसका पूरा समाधान नहीं होता है।
तो जब तक हम अगर हम कोर्स को डिज़ाइन करते हैं और अप्लाई करते हैं, अप्लाई करने से ही आपके कोर्स के डिज़ाइन का महत्व रहेगा, है ना। अगर आप कोर्स ही डिज़ाइन नहीं कर पाओगे तो अप्लाई भी नहीं होगा, तो अप्लाई नहीं होगा तो जो आपने सीखा है वो आपके लिए सीमित रहेगा। तो आप भी ये नहीं चाहते कि वो आप तक ही सीमित रहे, और इसलिए हमारे जो प्रयास है जो है आगे बढ़ने के लिए हम दिन ब दिन आगे प्रयास करने वाले हैं। तो अभी हम नेक्स्ट मुद्दा देखते हैं कि अगर जो भी हम खोज करते हैं उसके खोज के अंदर, जैसा मैं इस बात पे हमें और ज़्यादा अभ्यास करना है कि कोई भी शोध पत्र कैसे लिखा जाता है। अभी हमने यहाँ पे हम 4 बातों को देखने वाले हैं। अभी तक हमने 2 बातें देखी है कि एजुकेशन में माइंडफुलनेस कैसे एंटर हुआ, कैसा उसका महत्व है। दूसरी बात देखी कि पूरे अनुसंधान में, मतलब संपूर्ण अनुसंधान, किसी भी विषय में अनुसंधान होता है तो उसमें आवश्यकता किन किन बातों की होती है, तो उसको देखा। अभी हम थोड़ा और स्पेसिफिक जा रहे हैं। स्पेसिफिक मतलब अभी आपको कल अगर आपको कहा जाता है कि आपको जैसे असाइनमेंट लिखने के लिए कहा था, वैसा आपको कहा जाता है कि अभी आप एक शोध लेख लिखिए, तो आपके पास में 4 बातें समझनी चाहिए। जैसे कि बौद्ध धर्म के 4 आर्य सत्य समझने से हमें बौद्ध धर्म समझ में आ जाता है। तो अगर हमें कोई लेख लिखना है, वो आर्टिकल हो सकता है या किसी भी प्रकार का अनुभव हो सकता है, हाँ, तो उस अनुभव को लिखने के लिए हमें 4 बातों को समझना है। तो पहली बात तो वहीं से आ जाती है कि जो अभी हमने देखी है। हाँ, अनुसंधान में पहली बात आई थी कि विषय का चयन करना। पहली बात क्या है कि किस विषय पे आप लिखना चाहते हैं। किस विषय पे आप लिखना चाहते हैं, तो ये पहली बात है जो हमने पहले ही कुछ देर के पहले हमने देखा था। दूसरी बात है, जैसा आपने कोई विषय पसंद किया है, जैसे कि उदाहरण के तौर पे आपने महिलाओं के साथ महिलाओं के घर में रहने वाली महिलाओं के जीवन में माइंडफुलनेस ध्यान का क्या प्रभाव हो सकता है, क्या योगदान हो सकता है, ये आपका अगर विषय आपने पसंद किया। या गृहिणी महिला के जीवन में आनापानसति या माइंडफुलनेस ध्यान का प्रभाव क्या होगा, यह आपका विषय आपने चयन किया है। तो दूसरी आपकी विधि होती है कि उसकी शोध की शुरुआत करना। शोध की शुरुआत के अंदर क्या क्या बातें आती है उसको मैं बाद में बताता हूँ, लेकिन यहाँ पे 4 मुद्दों को हम देखने वाले हैं। तो पहले तो हमें विषय का चयन करना है, किस विषय पे हम लेख लिखना चाहते हैं। ये दोनों के लिए भी अनुकूल है। हमारा जो कोर्स डिज़ाइन करना है उसके लिए भी ऐसा ही सोचना है कि मुझे किस विषय के साथ में मेरा कोर्स डिज़ाइन करना है, और फिर शुरुआत करनी है। सिर्फ सोच के नहीं चलेगा कि मुझे करना है, शुरुआत ही नहीं करेंगे। शुरुआत के लिए हमें क्या क्या वस्तु की ज़रूरत है उसके बारे में मैं बात करता हूँ दूसरे इसमें। तीसरी जो बात है, जैसे हमने शुरुआत की है कुछ बातों को लेकर, तो हमें एक प्रारूप बनाना है, रूपरेखा बनाना, एक ढांचा बनाना है। हाँ, और ढांचा बनाने का भी एक प्रॉपर फॉर्मेट है, तो उसके बारे में भी हम देखेंगे। और चौथी जो बात है, जैसा आपने ढांचा बना दिया है तो फिर उसमें लिखने की शुरुआत करनी है। तो देखते हैं कि पहले इसमें क्या आता है ताकि आपकी और ज़्यादा स्पष्टता हो जाए। पहले इसमें जो विषय की शुरुआत कैसे करें, विषय पसंद कैसे करें। जैसे कि मैं उदाहरण बार बार इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि आप कोई भी विषय ले सकते हैं जिस विषय के साथ में आपको कोर्स है या किसी लेख का चयन करना है। हाँ, तो सबसे पहले आपके मस्तिष्क में या मन में एक प्रकार की एकाग्रता होनी है। जैसे कि ध्यान के लिए हमें एकाग्रता की ज़रूरत होती है, वैसे ही विषय को चयन करने के लिए हमें
मन की एकाग्रता होना आवश्यक है, क्योंकि बहुत सारे विषय आपके पास में हो सकते हैं कि मैं ये करूँ, ये करूँ, ये करूँ। हाँ, उन सभी विषयों के साथ में रहते हुए आपको एक विषय की तरफ ध्यान आकर्षित करना है कि हाँ, मुझे इस विषय की तरफ मुझे आगे बढ़ना है। और दूसरा प्रश्न करना चाहिए कि ये मेरे लिए महत्वपूर्ण क्यों है। आपने सोचा कि मेरे पास में 3 सब्जेक्ट है, स्टूडेंट है, महिला है, या और कोई है। हाँ, तो तीनों में से आपने लगा कि मुझे महिलाओं पे करना है। फिर प्रश्न करना चाहिए कि मुझे महिलाओं पे ही क्यों करना है। हाँ, मैं इसी विषय पे कोर्स क्यों करना चाहता हूँ, या मुझे ये विषय क्यों पसंद है। जब हम ऐसा प्रश्न करते हैं तब हमारा जो आंतरिक मन जो है, आंतरिक मन हमें रिस्पॉन्स देता है। अगर आप प्रश्न नहीं पूछोगे तो आपको बाहर से आने वाला दबाव जैसा लगेगा। आपको लगेगा कोर्स का दबाव है या ट्रेनिंग का दबाव है, इसलिए मुझे करना है। तो उस दबाव से आप करोगे तो आपके भीतर का जो अनकॉन्शियस माइंड जो है वो उसमें इन्वॉल्व नहीं होगा, क्योंकि आप वो प्रश्न पूछ नहीं रहे कि मुझे ये क्यों पसंद है, मुझे क्यों ज़रूरत लग रही है, क्या उसकी ज़रूरत है मेरे जीवन में कि मैं ये विषय या इस कोर्स को डिज़ाइन करूं। क्योंकि वो आपको पसंद होना बहुत ज़रूरी है। आपकी पसंद की होना बहुत ज़रूरी है। जैसे कि हमने कामचंद धमचंद को देखा है। हाँ, और ये छंद हर जगह पे अस्तित्व में होता है। अगर आप एक काम कर रहे हैं, फिर वो लिखने का काम कर रहे हैं, ध्यान पढ़ाने का, पढ़ने का, करने का, खाने पीने का, हर जगह पे छंद अपने आप में काम करता है। हाँ, लेकिन अगर आप छंद को देखोगे नहीं, हाँ, तो आप उस छंद का इस्तेमाल भी नहीं कर पाओगे। अगर आपको कुछ संभ्रम है तो आपने आपके मित्र से सलाह लेनी चाहिए। जरूरी नहीं कि आप मुझसे सलाह लो, आप किसी आपके पास के मित्रों को भी पूछ सकते कि ये मैं विषय ले रहा हूँ तो क्या आपको क्या लग रहा है। लेकिन उनके भी प्रेशर में आके विषय ना लीजिए। आप अपनी पसंद नहीं बताइए, लेकिन फिर भी उनके कुछ सजेशन अगर आपको लग रहे हैं कि ये अनुकूल है मेरे विषय को आगे बढ़ाने के लिए, तो ज़रूर उनके साथ आप चर्चा करिए, उसके साथ में डिस्कशन करिए। तो इन सभी बातों से हमारा विषय चयन होता है। और ऐसा कहते हैं कि आपकी जो चयन प्रक्रिया है ये आपके जीवन को बदलने की प्रक्रिया है। ये सांसारिक और आध्यात्मिक जीवन में भी ऐसे ही है, क्योंकि एक क्षण के अंदर हमारे पास में 2 रास्ते आते हैं कि आपको संसार में जाना है, कामचंद में जाना है कि धम्मचंद में जाना है। तो चयन की जो प्रवृत्ति जो है इसमें हमने बहुत सतर्कता बतानी चाहिए, सतर्कता रखनी चाहिए। फिर वो चयन लिखने का हो, कोर्स बनाने का हो, या आध्यात्मिक जीवन जीने का हो, या दुख में से बाहर आने का हो। दुख में से हम बाहर तभी आ सकते कि हमने धम्म छंद को चयन करना हम अगर सिखाते हैं अपने आप को। अगर हम हमारे मन को धम्म छंद को चयन करना नहीं सिखाते हैं तो मन हमेशा हैबिचुअली वो हमेशा काम छंद को ही चुनेगा। तो ये हमारे दोनों जीवन को हम टटोल सकते हैं, जहाँ पे हम अपने आध्यात्मिक जीवन के साथ हमारे इस लेख को कैसे लिखा जाए, उसको हम देख सकते हैं। दूसरी जो इसमें आने वाली विधि है, शुरुआत कैसे करें। जैसे कि मैंने उसमें भी बताया कि खोज जब करते हैं तो सबसे पहले मुद्दा आता है कि हमने विषय चयन करना चाहिए। तो शुरुआत कैसे करें, तो उसमें भी बताया गया है कि आपने इस विषय के ऊपर आपकी जो दृष्टि जो है वो बढ़ाने के लिए जो उसके अलग अलग स्रोत हैं जहाँ से आपको उसकी जानकारी मिलती है ना, उस जानकारी को पढ़ना चाहिए। या उसके रिलेटेड कोई व्यक्ति है
जिससे आपको ज़्यादा जानकारी मिल सकती है। जैसे कि महिलाओं के ऊपर अगर आपको कार्य करना है और आपके पास में कोई महिला है कि जो महिला के क्षेत्र में काम कर रही है, कोई एनजीओ में काम करने वाली होगी या कोई और महिला ब्रह्मचारिणी होगी जो महिला के लिए काम कर रही होगी, हाँ, तो आप ज़रूर उनसे संपर्क में बातचीत करनी चाहिए और पूछना चाहिए कि महिलाओं के क्षेत्र में क्या हो रहा है। हो सकता है कि आपको डायरेक्ट पता ना हो। हाँ, तो सबसे पहले हमने ऐसे जो उसके रिलेटेड जो स्रोत है, हाँ, हाँ, उस स्रोत को हमने ढूंढना चाहिए, उसके बारे में हमने संपर्क करना चाहिए। और उसके आधारित जो साहित्य जो हमें मिलता है किताबों के माध्यम से, लेख के माध्यम से या इंटरनेट में आजकल बहुत सारा साहित्य हमें अवेलेबल होता है, तो उस साहित्य का भी हमने ढूंढना शुरू करनी चाहिए कि मैं कितने किताबों को मैं उसको देख सकती हूँ या रेफ़र कर सकती हूँ। और उसके लिए अगर हमारे घर में पुस्तकालय है तो उस पुस्तकालय को हमने देखना चाहिए। अगर नहीं है तो आसपास में अगर कोई ग्रंथालय है, वाचनालय है हमारे घर के आसपास, तो उसके भी हमने विज़िट करनी चाहिए, ताकि आपको एक कोई भी कोर्स है या कोई शोध लेख है या किसी प्रकार का आर्टिकल अगर हम लिखना चाहते हैं किसी विषय पर, तो उसके लिए हमारी जो शुरुआत जो है वो हमने दिखानी चाहिए। शुरुआत होगी तो निश्चित ही आगे जाने का हौसला हमारा बढ़ेगा। अगर शुरुआत नहीं करेंगे तो मन के अंदर वो बातें बनी रहेगी कि मुझे करना है, लेकिन शुरुआत नहीं होगी तो कुछ भी आगे हम नहीं बढ़ पाएंगे। तो तीसरी बात आती है कि रूपरेखा कैसे, जिसे हम प्लानिंग कहते हैं। अभी प्लानिंग कैसे करें, ये बहुत महत्वपूर्ण टास्क है। जैसे कि मैं आपको असाइनमेंट लिखने के लिए कहा था, तो आपने असाइनमेंट कोई लोगों ने पहले से ही थोड़ा थोड़ा लिखना चालू किया होगा, किसी ने उसी 2 दिन के पहले लिख लिया होगा। तो उसमें लिखने में, दोनों के लिखने में फ़र्क हो जाएगा। अगर आप सिस्टमेटिक लिखोगे, थोड़ा थोड़ा लिखोगे, तो आप पूरी तरह से उसके लेख के या कोर्स का डिज़ाइन पूरी तरह से आप कर पाओगे। हाँ, तो सिस्टमेटिक आपने एक नोट्स बनानी चाहिए कि आप कौन सी किताब में से क्या पढ़ रहे हैं और कौन सी जानकारी आपके लेख के लिए इम्पोर्टेंट है। हाँ, जैसे कि डायरी को मेडिटेशन डायरी को आप मेंटेन करते हैं, उसी प्रकार से जैसे कि आपने बाबा साहब के किसी किताब में से आपने कुछ कंटेंट लिया कि महिलाओं की स्थिति के बारे में वो क्या कहते हैं, बुद्ध महिला की स्थिति के बारे में क्या कहते हैं, तो वो कंटेंट अगर आपने जिस किताब में से लिया उसको आपको एक नोट में लिखते जाना चाहिए स्टेप बाय स्टेप। उसको कहते हैं विषय के अनुसार लिखी गई हुई टिप्पणियाँ। नोट्स अगर आपने अभ्यास किया होगा कॉलेज में, तो हम नोट्स लेते थे कि जो लेक्चरर बताते थे उसका हम नोट डाउन करते थे। तो नोट्स को करना और उसके साथ में उसका किताबों का नाम भी लिखना, ताकि जब आप उसको प्रॉपर तरीके से लेख को लिखने का उसको ढांचे में डालोगे तो आपके पास में पूरी जानकारी आपके पास में हो। और संदर्भ नंबर भी लिखने का, अगर हो सकता है कि कोई पेज में से 20 पेज में से आपने कोई चीज़ ली है तो नंबर 20 पेज करके भी वहाँ पे लिखना चाहिए, ताकि आपकी जो जानकारी जो है मतलब ऑथेंटिक रहे कि बाबा साहब ने कहा है, इस किताब में कहा, लेकिन पेज नंबर नहीं होगा तो पढ़ने वाला या सुनने वाला विश्वास नहीं रखेगा कि नहीं, इसमें तो पूरी जानकारी नहीं है। एक प्रकार का आपका एविडेंस है कि इस व्यक्ति ने, या अगर कोई गवर्नमेंट का कोई रिपोर्ट आप कोट कर रहे हैं कि इस रिपोर्ट में महिलाओं की स्थिति इस प्रकार से बताई गई है कि उनका मेंटल स्ट्रेस है या उनका जो मेंटल इलनेस है कितना परसेंटेज हाई होते जा रहा है। हाँ, तो ये आपने डेटा कहाँ से लिया है? आपके ऐसे कहने से कोई लोग विश्वास ज़रूर रखेंगे लेकिन पूरी तरह से विश्वास नहीं रखेंगे। लेकिन वही डेटा अगर आप उसके संदर्भ के साथ में मेंशन करते कि 2011 में
इस रिपोर्ट के अंदर इसका डेटा लिखा हुआ है इस पेज के ऊपर। तो आपका कहने का कॉन्फिडेंस और सामने वाला सुनने का जो पार्टिसिपेंट रहेगा वो पूरी तरह से ग्रास्प करेगा और आपकी बात को सुनेगा, और उसके ऊपर जब आप उपाय बताओगे ध्यान के माध्यम से, वो उसके लिए भी अप्लीकेबल हो जाएगा, क्योंकि आप उस प्रकार से आप आर्टिकल या लेख को लिख रहे हैं या आप आपके कोर्स को डिज़ाइन कर रहे हैं, आपकी बातों को उस प्रकार से आप प्रस्तुत कर रहे हैं, तो आपका कोर्स जो है और बेहतरीन इसमें से प्रेजेंट हो सकता है। इसलिए हमें लेख लिखने की सीखने की बहुत ज़रूरी है, ताकि हमारा कोर्स डिज़ाइन करने का जो एक इफ़ेक्टिवनेस है, उसकी जो ताकत है वो दिन ब दिन बढ़ते जाए। तो बाकी के भी बहुत सारे मुद्दे हैं उसके साथ में जुड़े हुए कि हम किसके लिए हम आर्टिकल लिख रहे हैं या किसके लिए हम कोर्स डिज़ाइन कर रहे हैं, हमारा पाठक कौन है, किस लोगों के लिए हम एक कोर्स डिज़ाइन कर रहे हैं, ये भी हमारा सुनिश्चित होना चाहिए, है ना। एक हमारा उसमें उद्देश्य निश्चित होना चाहिए कि इस कोर्स से या इस लेख से मुझे कौन सा उद्देश्य फुलफिल करना है। क्या उसके मैं कंसंट्रेशन पे काम करना चाहता हूँ, या उसके आत्मविश्वास पे काम करना चाहता हूँ, या उसका स्ट्रेस लेवल कम हो उस पर काम करना चाहता हूँ, या उसका फिजिकल या मेंटल फिटनेस अच्छा हो, या पर्सनालिटी डेवलपमेंट हो। तो क्या किसके लिए मैं उसके ऊपर काम करना चाहता हूँ, और अपने सभी मुद्दों को हमने निर्धारित करना चाहिए कि मुझे इन मुद्दों पे इस आर्टिकल से या इस कोर्स के साथ में मुझे आगे बढ़ना है। और बाद में फिर उसको अंतिम रूप देने के लिए जब हमारे पास में एक फॉर्मेट हो जाए कि चीज़ें हम कलेक्ट कर ले, किताबों से नोट डाउन कर ले, हमारे उद्देश्य को नोट डाउन कर ले, है ना। हमारे उद्देश्य के साथ में हम ये भी देख ले कि मुझे एक कितने दिन में कंप्लीट करना है। 5 दिन में काम करें तो छठे 7वें दिन में मैं वो काम करूँगा। इस प्रकार से प्लानिंग के साथ अगर हम कुछ कोर्स या डिज़ाइन करते हैं, आर्टिकल्स लिखते हैं, तो निश्चित ही उसका जो परिणाम भी जो है वो 4th स्टेज में आ जाता है पेपर लिखने में। पहला है कि आपकी सोच चयन, दूसरा है कि आपकी शुरुआत, कि आप शुरुआत कर रहे हैं, तीसरी है आपकी प्लानिंग जिसे हम प्रिपरेशन कहते हैं। ये ध्यान के अंतर्गत भी ऐसे ही आता है कि आपको ध्यान चयन करना पड़ता है कि मुझे आनापानसति करनी है कि मैत्री भावना। फिर हम शुरुआत करते हैं कि हम बैठ जाते हैं और शुरुआत हो जाती है। शुरुआत होने के बाद में फिर हम प्रिपरेशन करते हैं जिसे हम पूर्व तैयारी कहते हैं। और पूर्व तैयारी जैसी हो जाती है वैसे ही हमारे मन से हम उस विषय के साथ प्रक्रिया में जुड़ जाते हैं। तो ये चौथी प्रक्रिया है कि हम लिखने में जुड़ जाते हैं। फिर वो एक आपका डिज़ाइन करने का, कोर्स डिज़ाइन करने का हो, या फिर आपका लेख लिखने का हो। तो कहाँ से शुरुआत होता है? अगर आपको आर्टिकल लेख लिखना है तो अपने मुख्य भाग के पैराग्राफ को लिखना शुरू कर ले सबसे पहले। जो आपका विषय है, जैसे कि उदाहरण के तौर पे महिला की हम बात करें तो महिला के पहले पैराग्राफ में ये आएगा कि महिला क्या है, महिला का अस्तित्व क्या है, या महिला का अलग अलग भूमिका क्या है, महिला की कमजोरी क्या है, महिला का स्ट्रेंथ क्या है, महिला की परिस्थिति ग्रामीण में या शहरी में क्या है, और उनकी प्रॉब्लम्स क्या है। तो एक संक्षिप्त में आपकी शुरुआत हो जाएगी जिससे हम फर्स्ट इंट्रोडक्शन पैराग्राफ कहते हैं। फिर आप उसमें से निष्कर्ष निकालिए कि इन सभी बातों में ये इस प्रकार की महिला इतने परसेंटेज में इतनी समस्या में है, रूरल की महिला इतनी समस्या इतने परसेंटेज में है,
हाँ, तो धीरे धीरे आपके निष्कर्ष आप उस उद्देश्य के साथ में आप निकालते रहते हैं। हाँ, वैसे वैसे आपका जो लेख जो है आगे बढ़ते जाता है। जिससे हम निष्कर्ष का दूसरा अर्थ ये भी कह सकते हैं कि हमारे उद्देश्य को वहाँ पे पूरी तरह से प्रमाणित करें कि किस उद्देश्य के लिए आप वो लेख लिखना चाहते हैं। कि आप महिला की मानसिक अवस्था बताने के लिए लिखना चाहते हैं, या उनका शैक्षणिक स्तर को बताना लिखना चाहते हैं, या मानसिक कमजोरी है या क्षमता को बताने के लिए लिखना चाहते हैं। तो वो अलग अलग आपके उद्देश्य निष्कर्ष हो सकते हैं आपके लेख को लेकर, और उसी प्रकार से आपकी प्रस्तावना को आप शुरुआत कर सकते हैं। जैसे आपकी शुरुआत होती है तो वैसे एक एक मुद्दे को लेकर उसकी फिर जानकारी भी आगे बढ़ने लगती है। उसकी जानकारी भी, जैसे कि महिला का शैक्षणिक स्तर आपका पहला मुद्दा है। हाँ, तो आपका पहला ही मुद्दे के साथ में आपका पहला पैराग्राफ आएगा। मतलब बहुत ही सिस्टमेटिक है, इसमें ज़्यादा हमें कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। जैसे कि एक पेड़ होता है, ठीक है, और पेड़ की एक डाली होती है, और उसी डाली के 2-3 डालियाँ होती है। तो हमें एक ही डाली को, एक आर्टिकल मतलब एक डाली, लेकिन उस आर्टिकल के साथ में 2-3 और डालियाँ हैं कि जिससे वो पूरी ब्रांच बन जाती है। तो आर्टिकल भी ऐसे ही है कि आपने एक सोच बनाई कि मुझे इस विषय पे करना है। उसकी जो डालियाँ जो है कि उसके अलग अलग उद्देश्य है, जिस उद्देश्य को लेके आपको उस डाली के बारे में बताना है कि वो महिला की परिस्थिति क्या है। और जैसे जैसे उस परिस्थिति के बारे में आप कुछ बुद्ध का कोटेशन लेते हैं, या किसी बाबा साहब का कोटेशन लेते हैं, या किसी और महिला ने कुछ लिखा उसका कोटेशन लेते हैं, तो वो धीरे धीरे वो जानकारी धीरे धीरे आगे बढ़ती है। आपका जो नॉलेज जो आप बताना चाहते हैं कि महिला सही में शैक्षणिक क्षेत्र में कब और कैसी, कहाँ पे अच्छी थी, कहाँ पे वो अच्छी और हो रही है, हाँ, और किस प्रकार से उसका मानसिक विकास हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो दोनों चीज़ों को, पॉजिटिव नेगेटिव दोनों पहलुओं को हम धीरे धीरे एक एक पैराग्राफ में अगर हम बताते हैं तो ऑटोमेटिक हमारे 4 अगर उद्देश्य रहते हैं तो 4 पैराग्राफ या 4 पेज की जानकारी हम आराम से एक आर्टिकल में लिख सकते हैं। उसमें आपके भी थॉट्स आ सकते हैं कि आपको भी क्या लगता है कि समानता होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए, महिला के विकास में सही में क्या किस चीज़ों की ज़रूरत है कि जो उसको मिल रही है लेकिन नहीं मिल रही है, आपको लगता है कि ये भी मिलना चाहिए। तो ऐसे जो आपके इनपुट्स है या कुछ आपके अभिप्राय है, उस जानकारी जो आपके पास में अवेलेबल है, जो पहले से ही कोई उसके बारे में कह चुका है या कर चुका है, कर चुका है या लिख चुका है, वो क्या एक बेसिक नॉलेज है, क्योंकि उसी के नॉलेज पे ही आप अपने आर्टिकल को लिख सकते हैं। अगर बेस नहीं होगा तो आप आर्टिकल लिख नहीं सकते। तो 50% काम तो आपका बेस ही कर लेता है, क्योंकि वही से आपको जानकारी लेनी है, उस साहित्य में से, उस किताबों में से, या उस लिखे हुए लेखों में से, और उसको उस जगह पे इंटरप्रेट करनी है, जो उस विषय के साथ में, उद्देश्य के साथ में जो आप उनको कहना चाहते हैं कि मैं इस महिला का मैं विशिष्ट मानसिक स्तर पे फोकस करना चाहता हूँ कि मानसिक स्तर पे महिला कैसी वीक है और कैसे वो उसकी स्ट्रेंथ को बढ़ा सकती है। तो इस प्रकार से अगर हम किसी विषय को लेके अगर आगे बढ़ते हैं तो हमारा लेख लिखने का जो उसके बाद उसका साइटेशन आता है। जैसे कि साइटेशन का अर्थ ये होता है कि जो जिस ग्रंथ से आपने जानकारी ली है उसकी जानकारी आपके लेख में देना, साइट करना। साइटेशन का मतलब ये है कि उसका रिगार्ड करना, थैंक्स कहना। जैसे कि मैंने ध्यान के ऊपर किताब लिखी, आप लोगों के पास में है, उसमें से अगर आप कुछ जानकारी ले रहे हैं किसी आर्टिकल में, तो वो आपका एक मॉरलिटी है
कि आपने उस ग्रंथ का लास्ट के पेज में जो संदर्भ सूची होती है, संदर्भ ग्रंथ होता है, उसमें आपने नाम पूरे किताब और पूरा डिटेल्स आपने लिखना चाहिए। मतलब आप चोरी नहीं कर रहे हैं, आप बता रहे हैं कि मैंने इस ग्रंथ में से जानकारी ली है। तो उसको कहते हैं साइटेशन, और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इससे आपका लेख लिखने का जो फाउंडेशन है और आपका अंडरस्टैंडिंग जो आप कम्युनिकेट करना चाहते हैं, दोनों भी ऑथेंटिक हो जाते हैं। और ये लिखने के लिए भी हमारे बहुत कुछ हेल्प होता है। तो उसके ऊपर जब हम प्रैक्टिकल जाएंगे तब मैं उसके बारे में ज़्यादा बताऊंगा, लेकिन इतना ज़रूर ध्यान में रखिए कि जो कुछ भी हम ग्रंथों को इस्तेमाल करते हैं, उसकी जानकारी देना एक प्रकार से नैतिक जिम्मेदारी है, जो भी हम लिखते हैं या आर्टिकल लिखते हैं। तो ये है किसी किताब की समीक्षा कैसे करना। अभी तक हमने देखा था कि लेख कैसे लिखा जाता है। लिखने का जो प्रारूप जो है मैं आपके ग्रुप में शेयर कर दूंगा, लेकिन जानकारी मुझे लगता है कि जो मैंने आपको दी है, जिस पे हमें समझना है, उस पे काम करना है, वो 4 बातें हैं कि हमारे विषय को हमें चयन करना है, उसके लिए हमें शुरुआत करनी है बातचीत करके या कुछ चीज़ों को उसके बारे में जानते हुए। तीसरी बात है कि हमें एक प्रारूप बनाना है कि मैं इस प्रकार से करना चाहूँगा। मेरे पास में अगर 10 दिन है तो 10 दिन में मैं 2 दिन किताब से कुछ लूँगा या किसी से बात करूँगा, या इसको मैं फेयर करूँगा, फिर राइट डाउन करूँगा। क्योंकि 3 स्टेप में से हमें जाना पड़ेगा। एक तो आपको डेटा कलेक्ट करने के लिए कुछ समय लगेगा, मतलब किताबें पास में ढूंढने के लिए भी समय लग सकता है, या आर्टिकल कुछ आप डाउनलोड कर रहे हैं तो उसके लिए भी आधा 1 घंटा लग सकता है। तो वो एक आपका टास्क होगा। फिर उसी आर्टिकल या बुक्स में से स्पेसिफिक जो आपको नोट डाउन करना है, उसके लिए भी टाइम लगेगा आधा 1 घंटा। तो उसके लिए भी आप कोई 1 या 2 दिन के आधे 1 घंटे का टाइम दे सकते हैं। और बाद में उस डेटा के आधार पे आपको प्रॉपर, जिसे हम कह सकते हैं कि फेयर राइटिंग के लिए भी आपको टाइम लगेगा। तो ऐसा अगर आप मैनेज करते हैं 1 दिन 2 दिन 2 दिन 3 दिन, ऐसा बीच में जो भी शेड्यूल बनता है, अगर वो शेड्यूल बनाओगे तभी आप प्रॉपर राइटिंग के टाइम पे आ जाओगे। अगर आपका प्रिपरेशन नहीं होगा तो आर्टिकल आपके हाथ से लिखना ही नहीं होगा, सोचना जरूर होगा। आप सोचेंगे जरूर कि मैं लिख सकता हूँ, लिखूंगा, लेकिन लिखना नहीं होगा, क्योंकि आपका जो प्लानिंग आपने किया नहीं है और प्लानिंग के अनुसार आपने एफर्ट नहीं किया है, तो आपके हाथ में कलम रहेगी लेकिन आर्टिकल नहीं रहेगा। तो असाइनमेंट भी आपने ऐसे ही किया है, लेकिन इतने प्रॉपर तरीके से नहीं किया होगा। अभी हमारे पास में उसी असाइनमेंट को ध्यान में रखते हुए जो आपके पास में जानकारी हो सकता है कि उसी विषय में से ही आप कोई विषय ले सकते हैं जो आपने असाइनमेंट दिया है, या फिर अभी जो कोर्स का सब्जेक्ट जो आप पसंद करने वाले हैं, उस कोर्स के साथ में ही वो विषय लेंगे तो दोनों जगह पे काम आएगा। क्योंकि आपका जो लेख लिखने की जो सोच जो है और कोर्स डिज़ाइन करने की जो सोच है वो एक हो जाएगी, और उससे आपका कॉन्फिडेंस लेवल ज़्यादा बढ़ जाएगा। जैसे कि आप उदाहरण के तौर पे अगर आप महिला के लिए कोर्स करना चाहते हैं और महिला के बारे में ही अगर आप लेख लिखोगे, आधे पेज का हो, 1 पेज का हो या 2 पेज का, तो उससे आपके पास में पूरा कॉन्फिडेंस रहेगा कि मैंने महिलाओं के लिए बात करनी है, ताकि आपके पूरे उस कोर्स के साथ में वो पूरी तरह से मैच हो जाएगा। अगर आपने दूसरे कोई विषय के ऊपर लेख लिखा और आपका कोर्स का आपका सब्जेक्ट इंटरेस्ट अलग है, तो उसमें क्रॉस हो जाएगा।
तो मैं नहीं चाहता हूँ और आप भी शायद नहीं चाहोगे कि आपका कोर्स अलग हो और लेख लिखने का विषय अलग हो। दोनों को आप उसका पूरक ढूंढिए, जो आपके कोर्स के साथ जो आर्टिकल आपको लग रहा है कि इसके लिए मुझे जानकारी ज़्यादा जाननी है, तो क्यों ना मैं वही विषय वही लेख के लिए वही कोर्स के लिए लूँ। तो एक साथ में दोनों काम हो जाएगा और मुझे भी समझने के लिए मदद करने के लिए काफ़ी मदद हो जाएगी। तो आपकी चॉइस आप खुद ज़रूर इस प्रकार से देखिए। अगर कुछ प्रश्न है, कुछ और ज़्यादा इसके बारे में मैं अभी ज़्यादा नहीं बताऊंगा, क्योंकि संशोधन कहाँ कहाँ पे किया जा सकता है आपके तरफ से, हम सब के तरफ से, तो पूरा आसमान खुला है। अगर आप दो चीज़ें सीखते हैं, कोर्स डिज़ाइन करना और लेख लिखना, तो इस अनुभव के आधार पर आने वाले समय में भले हम बहुत अच्छा आर्टिकल ना लिखें, लेकिन ज़रूर कुछ न कुछ आपके तरफ से अच्छा हो सकता है, क्योंकि विषय इतने सारे हैं कि उसकी आप गिनती नहीं करो, इतने विषय पे हम लिख सकते हैं। बाबा साहब का पूरा जीवन ही हमारे लिए पाठ्यक्रम हो सकता है। किसी भी बाबा साहब के मुद्दों को लेके, उनके थॉट्स को लेके लिख सकते हैं। बनते संघ रक्षित जी के ऊपर, संघ के ऊपर, है ना, ध्यान के ऊपर, बुद्धिज्म, मॉडर्न बुद्धिज्म के ऊपर, एथिक्स के ऊपर, सोशल लैंग्वेज बुद्धिज्म के ऊपर, लिटरेचर के ऊपर, पर्यावरण, बहुत सारे विषय हैं। जो वहाँ पे आप हाथ डालोगे ना, वहाँ पे विषय बन सकता है। सिर्फ आपको या हमको एक प्रॉपर मैकेनिज्म को समझना है, जो हम पहले से ही समझ चुके हैं। अगर 4 आर्य सत्य को समझ चुके हैं, इसका मतलब ये भी आपके लिए उतना प्रतिकूल नहीं है। लेकिन हम इसलिए प्रतिकूल समझते हैं क्योंकि मैं उस शिक्षा का, उस वर्ग का विद्यार्थी नहीं हूँ, तो मैं क्यों सोचूं? मैं उस कक्षा का विद्यार्थी नहीं हूँ, तो मैं क्यों करूँ? ठीक है, तो हमने अपने विद्यार्थी की सोच को मर्यादित कर दिया है। हमने सोचा है कि मैं विद्यार्थी जब पढ़ता था तभी विद्यार्थी था, है ना। तो वो विद्यार्थी की सोच को हमें बदलना पड़ेगा। और बाबा साहब कहते हैं कि मैं मृत्यु के आखिरी क्षण तक विद्यार्थी बने रहूंगा, पसंद करता हूँ। तो भले हम अभी पढ़ रहे हैं, नहीं पढ़ रहे हैं, हमारी पढ़ाई कितनी हुई, क्या हुई, हाँ, हम कितने बच्चे के माँ बाप हैं, दादा है, दादी है, नाना है, नानी है, सब बाजू में रखो, है ना। आप एक विद्यार्थी हो और विद्यार्थी के लिए और विद्यार्थी की प्रक्रिया से जाना, इससे बड़ा कोई आनंद नहीं हो सकता है। और बाबा साहब के जीवन में सबसे बड़ा आनंद और सुख कुछ होगा तो वो था उनका अध्ययन, उनका ज्ञान और उनकी किताबें। तो भले हम उतना ज्ञान, उतनी किताबें हमारे पास में ना हो, अगर हम 2 किताबें भी पढ़ ले और 2 विषयों पे भी अगर हम सोच ले, हाँ, तो मुझे लगता है कि हमारे जीवन में काफ़ी अच्छा हम बदलाव अपने लिए भी ला सकते हैं और हमारे आसपास के लोग जो है, हाँ, उसके लिए भी हम उसका लाभ दे सकते हैं। तो ये सब उसके रेफरेंसेस है जहाँ से मैंने कुछ बातों को लिया है, अध्ययन किया है, जो आपके बीच में रखा है। तो मैं चाहता हूँ कि जो बातें मैंने बताई है, कुछ मित्र आज ज्वाइन नहीं कर पाए, लेकिन जो इसका रिकॉर्डिंग हुआ है उसका उनको लाभ ज़रूर मिलेगा। और आप भी इसका लाभ लीजिए, जो आपको समझ में आया है अभी के इस लेक्चर में, या कुछ आपके तरफ से अस्पष्टता है, कुछ प्रश्न है, तो उस प्रश्नों को आप पूछ के अपना समाधान कर सकते हैं। मैं अपनी बातें यहाँ पे पूर्ण करता हूँ।